आज की विशेष क्लास में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में प्रस्तावना और इसी का नाम उद्देशिका। संविधान जब बन रहा था उस समय हमें स्वतंत्रता मिलनी प्रारंभ हुई थी। तो आप समझ सकते हैं 200 वर्षों की गुलामी के बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो किस हिसाब से आगे हमें भविष्यदर्शी सिद्धांतों के तहत संविधान का निर्माण करना है। तो आपने अनुमान लगाया होगा पूरे देश की जो हमारी कानून व्यवस्था है, हमारा देश कैसे चलना है, ये संविधान के हिसाब से चलता है। उसी की तहत आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले तो हमें समझना है किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हमारी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर कब 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो कि बाद में प्रस्तावना कहलाया। प्रस्तावना और इसी को उद्देशिका के नाम से भी जाना गया। ये हमारा प्रस्तावना की उत्पत्ति होती है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया, जिसे प्रस्तावना और उद्देशिका भी कहा गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ से उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के बाद इसकी स्रोत क्या है, स्रोत के बाद इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें मिश्रण क्या क्या है, और इसके अगर ये बन गया है तो इसका उद्देश्य क्या है, हमें ये पढ़ने को आज मिलेगा। आज हम ये जानेंगे कि अगर ये चीज बनी हुई है तो इसमें क्या क्या शामिल है, और शामिल है तो बन करके ये उद्देश्य क्या बता रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हम जो है, हमसे मतलब है यहाँ हम सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख याद रखेंगे, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 क्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हमारा प्रस्तावना लिखा हुआ है। ये जो शब्द है आपको समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनके विषय में जानेंगे हम। तो ये हमारा हो गया प्रस्तावना, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। अब प्रस्तावना हमारा बन के तैयार हुआ। तो संविधान के स्रोत क्या है, तो संविधान का स्रोत जो है, हम भारतवासी, भारत के लोग जो भारत में निवास करते हैं, सभी लोग इस संविधान के स्रोत हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जनता ही हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। इसका स्वरूप यानी तत्व एलिमेंट, इसमें क्या क्या शामिल है तो देख लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणतंत्र, ये तो हमारे एलिमेंट हो गए। जिस तरीके से किसी चीज को बनाने के लिए उसमें एलिमेंट होते हैं, मान लेते हैं उदाहरण लेकर के सब्जी बनाते हैं तो सभी एलिमेंट मसाले आलू प्याज टमाटर सब डालते हैं। सेम इसी तरीके से इस पर जो है सभी चीजें मिश्रण करके बनाई गई है और ये
क्या उद्देश्य लेकर आएंगे? ये उद्देश्य होगा न्याय। लोगों को क्या मिलेगा? न्याय, स्वतंत्रता मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ये हमारे जो है प्रस्तावना के उद्देश्य है। अब देखो न्याय किस तरीके का? न्याय केवल 3 प्रकार का न्याय हमको यहाँ मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ये 3 तरीके का हमको न्याय इस पर संविधान पर मिलेगा। अब देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कहीं कि न्याय में क्या क्या शामिल नहीं है, संवैधानिक न्याय में क्या क्या शामिल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगला दे सकता है धार्मिक। तो 3 न्याय के अलावा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस न्याय के अलावा कोई भी न्याय संविधान में शामिल नहीं है। ठीक, अब हम इन शब्दों को डिटेल पे समझते हैं, इनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ समझ लिया संविधान के स्रोत हम सभी लोग, भारत के लोग, और जिसको हम सब जनता कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द जो है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे अर्थ ये है कि हम पूर्णतया अपने पर निर्भर हैं, चाहे हमारे देश का आंतरिक निर्णय हो या देश से बाहर विदेशी कोई निर्णय हो, वो हम अपने आप निर्णय लेंगे। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम निर्णय लेने पर स्वतंत्र है, हम निर्णय खुद लेंगे, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे। नंबर 2, समाजवादी। समाजवादी शब्द से यहाँ आशय है कि समाज का प्रत्येक वर्ग मिलकर के काम करेगा और मिलकर के विकास करेगा। हमारे समाजवाद और यूरोप की समाजवाद, जैसे आप कार्ल मार्क्स का ले लीजिए, उन्होंने कहा है यूरोप में कि जो गरीब वर्ग है वो संघर्ष करके आएगा और जो बड़े लोग हैं वो अलग रहेंगे। लेकिन हमारे समाजवाद में और उनके समाजवाद में ये डिफरेंस है कि हमारे समाजवाद में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब और अमीर सब मिलकर एक समान अपने देश को आगे ले जाएंगे। ये समाजवादी विचारधारा में शामिल है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अगला शब्द आता है। तो पंथ निरपेक्ष से हम आशय लेंगे कि हमारे देश का या हमारे राज्य का या संघ का कोई धर्म नहीं होगा, और हम, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम नास्तिक होंगे, सभी लोगों का अपना धर्म होगा, सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करेंगे, सबको जो है बराबर का सम्मान मिलेगा। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से आशय है कि हमारे यहाँ देश की चुनी हुई जनता के द्वारा प्रतिनिधि अपना शासन चलाएंगे, जनता के लिए, जनता का शासन। तो ये हमारे, अब आता है गणराज। गणराज से आशय यहाँ ये है कि हम जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही देश का शासन चलेगा। इसमें वंशवाद की प्रथा को रोका गया है। इसमें ये नहीं है कि राजा का लड़का ही आगे चल के राज करेगा। यहाँ क्या है, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही देश में अपना शासन करेगा। अब यहाँ स्वतंत्रता, समता, ये हमारे उद्देश्य हैं। अब आप चलते हैं उद्देश्य पर। उद्देश्य देखो, उद्देश्य कोई चीज बनी है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो यहाँ न्याय, उद्देश्य में आता है पहला न्याय। न्याय में जो है हमारे 3 तरीके के न्याय शामिल हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, जिसमें हमारा आता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ये हमारे शब्द जो है न्याय में शामिल है, जो कि अभी संविधान से मिले हुए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता, तो सभी धर्मों को या सभी व्यक्तियों को हमारे संविधान में स्वतंत्रता प्राप्त है और सभी को स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। समता, समता से हम आशय है सभी लोग मिल करके हम अपने देश का विकास करेंगे और अपना विकास करेंगे। मुख्य धारा में सभी लोगों को जोड़ना है, गरीब हो या दिव्यांग हो, सभी को मुख्य धारा पे लाना है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान में प्राप्त है कि सभी व्यक्तियों को अपनी गरिमा का अधिकार है।
राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारे संविधान से ही हमारा देश जो है एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है, जहां पर अखंडता और एकता यानी विभिन्नता में एकता। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं और हमारा जो है अलग अलग कुछ भी नहीं, सब एकता के रूप में रहते हैं। बंधुता, बंधुता भी शब्द वही से मिलता है कि हम सब लोग सब मिलकर के एक बंधन में बंध करके हम अपने देश का विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं। ये शब्द तो हो गया आपका प्रस्तावना से संबंधित यहाँ तक। अब इसमें से कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो परीक्षा उपयोगी अधिक जरूरत रहती है। देखते हैं कि आत्मा को, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना या उद्देशिका, या किसी को नाम दिया गया है उद्देशिका। तो भ्रमित नहीं होना है, कोई भी सवाल मात्र पूछा जा सकता है, तो हमें प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों का याद रखना, दोनों को ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं। अब ये बात आती है, ये निकनेम रखवाने की प्रथा अपने देश में है, तो किसने ये ऐसी बात कही है? तो ये ठाकुर भार्गव दास जी, ठीक है, ठाकुर भार्गव दास जी ने जो है ये कमेंटमेंट किया है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। इसके अलावा अगर कहा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को, ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहेंगे। अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान की आत्मा बताया गया उसे किसको कहा गया, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। दो चीजें हमको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आ जाता है कि पहचान पत्र की संख्या किसने दी है, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है, तो पहचान पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने। क्या कहा? पहचान पत्र किसने कहा है? पहचान पत्र N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को निकनेम दिया है पहचान पत्र। भारत का पहचान पत्र है हमारा प्रस्तावना, N.A. पालकीवाला। अब इसके बाद हॉरोस्कोप, एक शब्द और मिलता है, कहीं कहीं पूछ देते हैं कि हॉरोस्कोप जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। तो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को ही जन्म कुंडली कहा है। किनके द्वारा? के.एम. मुंशी जी ने निकनेम दिया है जन्म कुंडली। भारत की जो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को बताया है, हॉरोस्कोप जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे प्रस्तावना से संबंधित, आप उनके जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको ये चैनल फिजिकल हेल्थ फिटनेस की विशेष क्लास विभिन्न साप्ताहिक रूप में मिलती रहती है, अगर आपको सहायता करती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, जिससे हम और मोटिवेट होकर अगली क्लास अच्छे से संविधान के ऊपर बनाकर लाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।